हमने कल देखा, लॉ शुरू किया हमने, ठीक है। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी थी मैंने कि कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो अगर कोई बच्चा न, तुम न्यू हो ना आज की क्लास में, ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ये सारे एक्ट हम लोगों ने देखे थे कि ये पूरी लॉ में आएंगे तुम्हारे पास, ठीक है। यही लॉ का सिलेबस है फॉर 60 मार्क्स। 5 चैप्टर 60 नंबर, ठीक है। 5 चैप्टर 60 मार्क्स, 40 मार्क्स के लिए तुम्हारे पास कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश आएगी। वो हम एट दी एंड में, जब अभी थोड़ा सा ये सिलेबस खत्म होता है उसके साथ में स्टार्ट करा देती हूँ, ठीक है। ये थोड़ा नीचे हो जाए ना सिलेबस लॉ का, फिर शुरू करते हैं हम। चलो जी, कल हमने क्या देखा? कल हमने देखा लॉ क्या है, एक्ट क्या। हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन को समझा था, ठीक है। इन चैप्टर कौन सा कर रहे हैं हम लोग? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जिसमें हमने इंडियन की डेफिनेशन, मतलब जो भी एक्ट हम करेंगे सारे के सारे वो होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल होते हैं। उसके बाद हमने एक्ट की डेफिनेशन देखी थी कल की क्लास में, जो आई डोंट थिंक सो कि मुझे रिवाइज कराने की जरूरत है, ठीक है। तुम लोग कल वाली क्लास तुमको बैकअप में मिल जाएगी, मेरी कल की क्लास लगा लेना आज इवनिंग में, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ये मैम शुरू शुरू में क्या बोल रही थी। क्लियर? तो 1872 प्रेसिडेंट की एसेंट है, ठीक है। तो ये हमें पता लग गया था। तो और उसके बाद हमने अपना चैप्टर शुरू किया था। मैंने कल कुछ नहीं करवाया था, सिर्फ एक डेफिनेशन कराई थी। कौन सी डेफिनेशन कराई थी? सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। चलो जी, अब मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, 5 मिनट में रिवाइज कर ले ताकि डेफिनेशन याद हो जाए, ठीक है। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट? सबसे पहले एक ऑफर दिया जाता है, ठीक है, प्लस एक एक्सेप्टेंस होती है। आपको किसी के साथ, ये बिजनेस लॉ पढ़ रहे हो, ठीक है। बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तुम्हारी रियल लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माने जाते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट कौन से हैं? बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो बिजनेस में अगर तुम्हें किसी के साथ बिजनेस करना है, खुद को ऑफर दे सकते हो? खुद को दे सकते हो? नहीं ना, सामने वाले को ही ऑफर देना पड़ेगा ना। तो ऑफर मस्ट होना चाहिए, प्लस एक्सेप्टेंस क्या बनता था? प्रॉमिस, ठीक है। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता था? नहीं होता था, यहाँ पे कुछ मिसिंग है। उसके बाद हमने देखा प्रॉमिस तो हो गया, ठीक है, लेकिन क्या फ्री में आप किसी के साथ कोई काम करना चाहोगे? नहीं, पैसे तो लगते हैं ना। आप उसको बताओगे ना, मैं आपको इतने का सामान दूंगा या आप मुझे इतना सप्लाई करो, इसके बदले में रिटर्न में आपको ये मिलेगा। ऑलमोस्ट कैश में ही मिलता है, कैश में ही आपको मिलता है। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन। मेरे साथ साथ रिवाइज करोगे, बोलोगे। मैं यहाँ पे कोई डंडा लेके नहीं बैठी किसी की, मुझे आवाज नहीं पसंद आ रही, मैं ऐसा कोई टॉट नहीं मारने वाली। बोलो, ठीक है। बोलोगे तो ही खुद को याद कर पाओगे, समझे? तुम भी बोलो, मम्मी सुनती, सुनने दो, ठीक है, बोलो। बट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन, क्लियर? तो वो क्या बना था हमारा? वो बना था हमारा एग्रीमेंट, ठीक है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट बनता है। हम किसी को ऑफर देते हैं, मैंने तुम्हें ऑफर दिया, विल यू बाय माय कार, क्या मेरी कार परचेज करोगे? तुमने कहा यस मैम। रिटर्न में हमने डिसाइड किया कि आप मुझे 5 लाख रुपीज मेरी कार के भी दोगे। तो पैसा भी आ गया, ऑफर भी हो गया, एक्सेप्टेंस भी हो गई, तीनों चीजें हो गई। लेकिन कल को तुम मेरी कार लेके भाग गए, मुझे पैसे नहीं देते हो, क्या मैं पुलिस में जाकर तुम्हारे ऊपर केस कर सकती हूँ? अगर मैं पुलिस में चली भी गई कि मेरा ये स्टूडेंट था, मुझसे इसने पैसे दिए नहीं है, मेरी कार लेके चला गया और बोल के गया था इवनिंग तक मैम मैं आऊंगा और आपको पैसे दे दूंगा, आधे पैसे देके गया था, अभी आधे नहीं आए हैं, मैंने तो उसके ऊपर ट्रस्ट किया था। पुलिस वाले मुझे क्या बोलेंगे? वो यही बोलेंगे ना, किसको बेची, हम आपकी बात पे कैसे विश्वास करें? आप झूठ भी तो बोल सकती हो, क्या सबूत है? सबसे पहली बात, पुलिस वालों के मुंह से क्या निकलता है? ये आपके साथ गलत हुआ है, क्या सबूत है आपके साथ ये गलत हुआ है? सुनते हो ना, जब भी न्यूज देखते हो, कुछ भी देखते हो, पुलिस वाले ऑलवेज कहते हैं कि आपके पास क्या सबूत है इन्होंने आपके साथ गलत किया है। तो यू हैव टू प्रूव दैट, वो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने, मेरे को प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने इसको कार दी थी। तो कोई पेपर वर्क तो होगा, कहीं तो लिखा होगा कि आपने अपने स्टूडेंट को कार बेची थी। अब जब है ही नहीं आपके पास कुछ भी, तो हमें क्या पता, आप भी तो झूठ बोल सकती हो, ठीक है। तो वो हमारे ऊपर बिल या कुछ एविडेंस हो, कोई पेपर हो, या कोई आपके पास ऐसा बंदा हो जो आपकी एब्सेंस में बोल सके कि हाँ इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। कुछ तो होना चाहिए ना एविडेंस, कुछ भी नहीं है तो पुलिस या कोर्ट कोई भी है वो आपकी बात पर विश्वास नहीं करते, बिलीव नहीं करते। तो एग्रीमेंट के साथ क्या ऐड होगा?
प्लस इन्फोर्सिएबिलिटी ऑफ लॉ। इन्फोर्सिबिलिटी ही वर्ड मैंने सिखाया था तुम लोगों को कि प्रूफ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ। ठीक है, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ अ लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। यही हमने लास्ट क्लास में बस किया था। ठीक है, इससे ज्यादा हमने कुछ भी नहीं किया था और मैंने सिर्फ तुम लोगों को डेफिनेशन लिखवाई थी। तो अब कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। सेक्शन कौन सा था, हाँ सेक्शन 2 सबसेक्शन एच। देखो सेक्शन क्या होते हैं, पहली बात सेक्शंस के अंदर, अब देखो तुम्हें कोई सेक्शन पढ़ना है, तुमने बड़े लॉयर्स की कभी बातें सुनी है, वो बोलते हैं, अच्छा टीवी में भी कभी सुना हो कि इस सेक्शन के इस क्लॉज के अंदर ये बात की है, इस सेक्शन कभी न्यूज पे देखा हो, आज तक पे बड़े बड़े हेडलाइंस में, जी न्यूज में बहुत बड़ी हेडलाइंस में आता है इस सेक्शन के इस क्लॉज में ये बात की गई थी। जब लॉयर्स बात करते हैं ना आपस में, तो वो सेक्शंस के थ्रू बात करते हैं। तो वो सेक्शंस का अब पूरी बुक में से एक डेफिनेशन को ढूंढना बहुत मुश्किल है, उसको सेक्शन बता दो, वो बाहर से सेक्शन नंबर नोट करेगा, अंदर बुक का वही पेज खोलेगा जहां पे वो सेक्शन है, उसको उसका काम हो गया, बुक बंद। बहुत मोटी मोटी बुक्स होती हैं लॉ की। ठीक है, तुम लोगों को तो सिर्फ एक ओवरव्यू दिया हुआ है सीए के अंदर, पूरा लॉ कभी नहीं पढ़ना। तुम लोगों को पूरा अकाउंट्स पढ़ना है, पूरा इनकम टैक्स का निचोड़ है एडवांस लेवल तक, बट पूरा एडवांस लेवल तक का लॉ तुम लोगों के पास नहीं होता एज अ सीए। ठीक है, वो तुम अपनी प्रैक्टिस या ट्रेनिंग के टाइम पे या जॉब के टाइम पे खुद ब खुद थोड़ा थोड़ा सीख जाते हो, जो नॉर्मल चलता है। ठीक है, जितना तुम्हारे एग्जाम में है तुम्हें सिर्फ उतना ही करना है। अब हमें किस पे फोकस करना है हमारे को, अब अपना हमारे को एक बार सेक्शंस देखो। ठीक है, सेक्शंस कौन कौन से लगते हैं, देखो एग्रीमेंट का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 2E। क्लियर, सेक्शन 2 जहां एग्रीमेंट लिखा है वहां लिखो, एग्रीमेंट का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 2 सब सेक्शन ई। घर जाके नोट कर लेना, तुम जिन्होंने लिखा हुआ है तुम लोग लिखो भाई। ठीक है, एग्रीमेंट के आगे लिखो सेक्शन 2 सब सेक्शन ई। प्रॉमिस सेक्शन 2 सब सेक्शन बी। टू सबसेक्शन बी। कॉन्ट्रैक्ट का क्या था, ठीक है, तो ये सेक्शन लर्न करके रखने हैं तुमको। BEH, BEH एग्रीमेंट। सबसे पहले तो प्रॉमिस होगी, प्रॉमिस किस में आता है, ई में आता है। अच्छा मैं तुमको एक मोटा मोटी बात बताऊं कि तुम लोग कभी भी लाइफ में गलती नहीं करोगे एज अ सीएस, मतलब मैंने ये सबसे ज्यादा इस चीज को ध्यान में रखा है। जितनी भी डेफिनेशंस है ना हमारे लॉ में, टिल योर फाइनल ये बात याद रखना, जितनी भी डेफिनेशंस है, ऑलमोस्ट सारी डेफिनेशंस 90% डेफिनेशन ऑफ द लॉ सेक्शन 2 में आती है। तो अगर कभी फंस जाओ, पता ही नहीं इस डेफिनेशन का सेक्शन कौन सा है, समझ नहीं आ रही तुम लोगों को, यार सेक्शन तो लिखना है, फाइनल में सेक्शन कंपलसरी हो जाता है लिखना। ठीक है, फाउंडेशन में कंपलसरी नहीं है सेक्शंस, सिर्फ डेफिनेशन के सेक्शंस लिखने हैं आपको। तो फाइनल के अंदर या इंटर के अंदर सेक्शन पे फोकस किया जाता है, जब आईपीसीसी करोगे या इंटर करोगे जो भी बोलते हो, तो वो जब करोगे तो उसमें सेक्शंस पे फोकस है। तो डेफिनेशन का सेक्शन अगर कहीं भूल जाओ तो वो सेक्शन 2 में ही आती है, 99% 2 में आती है। 1% चांस होता है कि उसकी डेफिनेशन का सेक्शन पलटा हुआ है। सेक्शन 2 होगा, आगे सब सेक्शन अलग होगा, क्लॉज अलग होगा, लेकिन सेक्शन तो 2 ही होगा डेफिनेशन का। हर एक्ट में सेक्शन पहला दिया गया है। जैसे जब एक एक्ट बनता है, जब एक लॉ बनता है इंडिया के अंदर, तो पहला सेक्शन जो दिया जाता है वो उसकी टाइटल और कमेंसमेंट को दिया जाता है। ठीक है, कि इसका नाम क्या है और ये कब आया एक्ट और ये क्या है, बस पहला उसको दिया जाता है। सेकंड सेक्शन डेफिनेशंस को दिया जाता है, थर्ड के बाद से फिर दूसरी चीजें शुरू हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ द लॉज के अंदर सेक्शन 2 है। तो कहीं फंस जाओ, नहीं समझ में आ रहा, तो एज पर सेक्शन 2 तो लिख ही दो। ठीक है, ये तो याद आ ही जाएगा। BEH भूल गए अगर सब सेक्शन, कोई बात नहीं, लेकिन सेक्शन 2 तो लिख पाओगे ना एटलीस्ट, उसको होगा कि इतना तो एग्जामिनर को लगेगा कि तुम लोगों को आता है। ओके चलो, तो हमने लास्ट क्लास में ये किया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। अच्छा मुझे अब एक बात बताओ, क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एवरी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, बोलो सोच के बताओ।
Every agreement is a contract. Tell me yes or no. Yes. How? हाँ, सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, सोशल एग्रीमेंट्स। यस मुस्कान, वेरी गुड, ठीक है। अब कुछ सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं। मान लो मैंने तुम्हारे साथ या तुमने, तुम्हारा एग्जांपल लेते हैं, मैं अपना लेती ही नहीं, ठीक है। चलो हस्बैंड वाइफ का लेते हैं, ठीक है। हस्बैंड वाइफ दो लोग हैं। हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया, मैं तुमको हर महीने ना $30, या चलो 30,000, तुम्हारी लैंग्वेज इंडियन रुपीस की बात करते हैं, 30,000 रुपए मैं तुमको हर मंथ दिया करूंगा शॉपिंग कराना। वाइफ खुश होगी, वाह 30,000 रुपीज मिलेंगे हर मंथ उड़ाने के लिए, अच्छी बात है। 2 महीने तो उसने दे दिए, नई नई शादी हुई थी, 2 महीने तो दे दिए। उसके बाद उसने मना कर दिया, नहीं देता, तो क्या वाइफ हस्बैंड के ऊपर केस कर देगी? क्या हस्बैंड का इंटेंशन उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का था? क्या उसमें कुछ लिखा हुआ था, रिटर्न में दिया था उसने एक दूसरे से? मुंह से ही तो बोला था कि मैं तुमको 30,000 रुपए हर मंथ दे दिया करूंगा, अपनी शॉपिंग करके आ जाना। अब वो बाद में रिफ्यूज कर देता है हस्बैंड, तो क्या उसके ऊपर केस हो सकता है? नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है कि तुम लोग बोलते हो अपने फ्रेंड को कि मेरे साथ मूवी देखने चलोगे, ठीक है, और वो मूवी देखने के टाइम पे आता नहीं है पीवीआर के अंदर। तुम वेट करते रहो, आधा घंटा भी निकल गया, एंट्री निकल गई मूवी की, और तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। अब बीच में 15 मिनट में गालियां देते हुए अंदर तो चले गए हो, क्योंकि तुमने तो टिकटें खरीदी हुई हैं, बैठ गए हो। अब तुम, वो बाहर से आया, कहता है मैं आ नहीं पाया हूँ, सॉरी। जब मूवी खत्म होगी तुम उसको फोन करोगे और बहुत सारी गालियां बरसाओगे, क्या उसको केस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे, तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ प्रॉमिस करते हैं, इफ यू विल गो आउट 96 या 98% इन अ +2, देन आई विल गिव यू द एप्पल आईफोन या और बाइक एंड ऑल, जो भी वट एवर यू वांट, वो हम आपको लेके देंगे। और पापा तुम्हारे मार्क्स आने के बाद जाते हैं, मुकर जाते हैं। पापा कहेंगे बेटा क्या हो गया, अच्छी बात है, आई एम प्राउड ऑफ यू, ले देंगे ले देंगे ले देंगे। वो ले देंगे करते 6 महीने निकल जाएंगे। अब क्या तुम पापा पे केस कर सकते हो? नहीं कर सकते, तुमने रिटर्न में नहीं लिया था। बट अगर यही चीज मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, मंडे की क्लास में, अगर तुमने रिटर्न में ले लिया ना, तो यू हैव टू केस। करना मत, बट यू हैव टू केस। क्लियर? हो सकता है पॉसिबल वो, ठीक है। क्लियर? तुम्हें भी बोल रही हूँ, क्लियर? कभी बोलो मम्मी पापा सुन रहे हो और बोल रहे हो हाँ कैसी कैसी बातें मैम सिखा रही है, ठीक है, बट दिस इज द लॉ, ठीक है। चलो, तो दिल पे मत लो, मैं हमेशा अपनी जितने भी एग्जाम्पल्स देती हूँ मैं सब बोलती हूँ, मेरे सारे एग्जाम्पल्स या मेरी सारी जो भी मैं एग्जांपल्स देती हूँ काल्पनिक घटनाओं से संबंधित है, उसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। सो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज ऑन माय एग्जांपल्स, ठीक है। तुम्हें समझाने के लिए मैं पता नहीं कहाँ कहाँ से एग्जांपल्स लेती हूँ। चलो, तो एवरी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? नो, बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्रीमेंट। ट्रू और फॉल्स? हाँ, ये पेपर में क्वेश्चन आता है 5 नंबर में। एवरी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्रीमेंट, एक्सप्लेन करो इसको। ये बुक्स के अंदर क्वेश्चन के आंसर्स लिखे हुए हैं, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है पेपर के अंदर। क्लियर? तो जब हम स्कैनर्स करेंगे, जब तुम्हारी बुक करेंगे, उसके अंदर इस क्वेश्चन का आरटीपीज एमटीपीज करेंगे, पास्ट एग्जामिन क्वेश्चंस करेंगे, तो मैं वहां तुम्हें इसका आंसर दिखाऊंगी। इस यूनिट के खत्म होने के बाद करेंगे, ये फर्स्ट यूनिट है, ये यूनिट खत्म होगा फिर मैं तुम्हारे साथ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एवरी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? नो, बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, यस। तो वाइडर टर्म कौन सी हुई? एग्रीमेंट वाइडर टर्म है कि कॉन्ट्रैक्ट वाइडर टर्म है? कौन सी टर्म वाइडर है? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट इज अ वाइडर रादर देन एग्रीमेंट। क्लियर? यहां तक कि कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी तो पूछ लेना भाई, तुम मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों, ठीक है। क्लियर? So every agreement is a contract? No, but every contract is a agreement. हाँ, एग्रीमेंट वाइडर होगा, यस वेरी गुड, मेरे को भी यही लग रहा था, ठीक है। एग्रीमेंट वाइडर होगा, कॉन्ट्रैक्ट क्यों वाइडर होगा? सोचो क्यों। अरे कहाँ गया मेरा शेयर, ठीक है, ये ट्रू है। तो एग्रीमेंट ही वाइडर टर्म होगा, कैसे? तुम सो रहे हो क्लास के अंदर, वो लोग जाग रहे हैं लाइव बैठ के भी। एग्रीमेंट वाइडर टर्म है, कॉन्ट्रैक्ट वाइडर टर्म नहीं है। एग्रीमेंट में सारे एग्रीमेंट्स आते हैं, सोशल भी और नॉन सोशल भी, बिजनेस के भी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ बिजनेस एग्रीमेंट्स आते हैं, ठीक है, सोशल एग्रीमेंट्स नहीं आते। तो एग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म। क्लियर हो गया? अगर डाउट है तो पूछ लो, पूछने के लिए आए हो ना?
पूछने के लिए आए हो ना, एक बात मेरी पल्ले बांध लो, जब भी कोई क्लास लेते हो ना, कुछ भी समझ नहीं आता तो पूछो। सब बच्चों को बोल रही हूँ, उधर भी बोल रही हूँ, इधर भी बोल रही हूँ। बैठे हो, पैसे दे के बैठे हो, पढ़ाई करने बैठे हो, फाउंडेशन क्लियर करना है ना, एक ही अटेम्प्ट में पास होना है ना, तो पूछो। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो पूछा करो। क्लियर? ऐसे नहीं बैठे रहा करो कि बस मैं पढ़ा रही हूँ और तुम लोग या तो तुम्हें आ रहा है समझ तो बहुत अच्छी बात है, बट कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो पूछो। मैंने तो सीएस कंप्लीट कर ली है, मैं तो बन गई, तुम्हारी टर्म है ना, तो पूछोगे ही नहीं। कहीं पे भी कुछ दिक्कत होगी तो समझ कैसे आएगा? और पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया और सॉल्व नहीं कर पाए तो उस टाइम पे रहोगे, हाँ एक क्वेश्चन की वजह से हम फाउंडेशन नहीं क्लियर पाए, देन रिग्रेट होगा ना। हर चीज में, अकाउंट्स में, मैथ्स में वहां ज्यादा दिक्कत आती है, लॉ में इतनी दिक्कत आती नहीं है, बिकॉज है ही नहीं, मैं सारा कुछ ऑलमोस्ट क्लियर कर देती हूँ। बट फिर भी कोई दिक्कत आती है तो पूछो, देन आस्क मी। हर एक टीचर से पूछो, कोई भी मना नहीं करेगा तुम लोगों को, शर्माना नहीं है। अच्छा एक चीज मैं और तुम लोगों को बताती हूँ, अगर तुम मेरी क्लास में बैठ के हेजिटेट करते हो ना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने एज अ सीए बन के प्रेजेंटेशन कैसे दोगे? तब भी तो शर्म आएगी, हाथ कांपेंगे। जब मेरे सामने ही नहीं बोल पा रहे हो, ठीक है, जब मैं केस लॉ कराती हूँ ना क्लास के अंदर, क्वेश्चंस कराती हूँ, तो मैं क्वेश्चंस तुम लोगों से पूछती हूँ, मैं खुद नहीं बताती। मेरी ये आदत है, मैं ऑनलाइन वालों का भी माइक ऑन करा देती हूँ, वीडियो ऑन करा देती हूँ। मैं नहीं पढ़ा बोलती हूँ, आंसर्स तुम मुझे देते हो, फिर मैं उसको करेक्ट करती हूँ। क्लियर? तो इस तरीके से तुम्हारी स्पीकिंग हैबिट भी जनरेट होगी। तो आई डोंट नो कि तुम लोगों ने स्कूल में अभी पूरी करी है कि नहीं करी है, बिकॉज अगर हम बोलेंगे ही नहीं तो हमारी हेजिटेशन रिमूव नहीं होगी। और एज अ सीए अगर जॉब करनी है तो बोलना बहुत पड़ेगा। हर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जो कंपनी की हायर अथॉरिटीज होंगी या डायरेक्टर्स होंगे, तुमको उनको आंसर करना है। बोलना ही नहीं आता होगा, घबरा रहे हो, हाथ पैर जोड़ रहे हो, ये तो कुछ नहीं हो, पैसे नहीं देंगे वो, तुम्हें निकाल देंगे नौकरी से, निकलो। ठीक है, बहुत है जो बोलते हैं। क्लियर? तुमने कभी कंपेयर किया है अपने से जो जॉब करते हैं, उन लोगों की स्पीकिंग कितनी हाई है, वो कितनी धड़ल्ले से सब कुछ बोलते हैं, उनको बाहर जाके ये सब करना, और तुम भी तो सीख के जाओ ना। तुम्हें भी अगर दिक्कत आएगी वहां पे जाके, तो ये चीजें ना हम बिजनेस कम्युनिकेशन में भी डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा यही सब डिस्कस करना है मैंने वहां पे। अभी लॉ की बात करते हैं, ठीक है? तो एवरी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट। तो ये ट्रू और फॉल्स तुम्हें इसका आंसर मिल गया है ये पेपर में। अच्छा, एक होमवर्क दूं? ठीक है, बुक्स नहीं है ना तुम लोगों के पास? क्लियर? अपनी लैंग्वेज में पीडीएफ तो है, फोन में पीडीएफ तो डाउनलोड कर सकते हो ना? क्लियर? और नोट्स भी तुम लोगों को मिल जाते हैं। अगर तुम लोगों के पास पीडीएफ नहीं है इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, तो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगी। वैसे तो तुम लोग इतने स्मार्ट हो कि सीए की वेबसाइट पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर लिख के ना, ठीक है, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर लिख के नेक्स्ट क्लास में दिखाना। क्लियर? सब बच्चे अपनी अपनी नोटबुक में लिख के आएंगे, मैं पूछूंगी। ठीक है, एवरी स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास के अंदर ऐसे ही मैं तुम लोगों को होमवर्क दिया करूंगी, तुम इसको लिख के आओगे, कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। तो क्या है, तो इसको 5 नंबर का क्वेश्चन समझ के लिखना। बुक में से देख लो, देख के भी लिख दिया ना तब भी मान जाऊंगी। क्लियर? बुक में से देख के लिखो, अपने दिमाग से लिखो, बट इसको लिख के आना। ठीक है, तुम्हें भी पता लगेगा कैसे लिखना है। लॉ इंग्लिश नहीं है, ठीक है? इंग्लिश नहीं है ये कि इंग्लिश में जैसे बीएसटी लिखते थे ना, बिजनेस स्टडी में कुछ भी लिख देते थे तुम लोग, बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाती हैं चीजें। क्लियर? तो आज से लिखना शुरू करोगे तो टिल नवंबर दिसंबर जब तुम्हारे एग्जाम्स होते हैं, तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो तुम घबराओगे नहीं। लॉ की लैंग्वेज तुम्हारे टिप्स पर आ जाएगी। अभी तक इंग्लिश लैंग्वेज टिप्स पर है, लॉ की थोड़ी है। तो लॉ की लैंग्वेज को टिप्स पे लाने के लिए प्रैक्टिस मांगती है। तो एवरीबडी लिखना, ठीक है? लिख के फिर मैं तुमसे क्लास में पूछूंगी, और तुम लोगों को मैं ऑनलाइन वाले अपना नंबर दूंगी, व्हाट्सएप वाला, ठीक है? उस पे मुझे शेयर करा करो। ठीक है, चलो। तो इस क्वेश्चन का आंसर सबको लिख के आना, जिसने मेरी दोनों क्लासेस लगाई है ना, उन लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर लिखने का इजी हो जाएगा। तो आप लोग लिख के आना, लिखना पता तो लगे गलत लिखोगे यार, मैं डांटूंगी नहीं, डोंट टू वरी। ठीक है, चलो। तो ये हमने कर लिया था, अब नेक्स्ट टॉपिक आज शुरू करते हैं। आई होप सो 10-15 मिनट में रिवीजन हो गई। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। एवरी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? फाइन। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट और ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। ओके, तुम्हारा ग्रुप नहीं ना बना हुआ अभी, सर बना देंगे तुम्हारा ग्रुप सबका। मैं उस ग्रुप में भी ये क्वेश्चन डाल दूंगी, मैं इवनिंग तक या कल तक
अगर सर ने ग्रुप मेंटेन कर दिया, सर ही बनाते हैं ग्रुप्स, मैं नहीं बनाती, तो उसी ग्रुप के अंदर मैं तुम लोगों को ये क्वेश्चन सेंड करूंगी, तो तुम इसका मुझे आंसर लिखना। उसी में भेज दोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भेजोगे तो लिख के आ जाओगे। जो लाइव बच्चे बैठे हैं वो लिख कर भी मुझे दिखा सकते हैं, बाकी लोग तुम उस ग्रुप में भी भेज सकते हैं। ओके, अदरवाइज मैं तुमसे अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगी। चलो, लिखोगे नहीं ना, भोज समझोगे, लिख लेंगे लिख लेंगे, वो लिखते लिखते नवंबर आ जाएगा। सच्ची बता रही हूँ, बहुत सारे बच्चे बढ़ा दिए मैंने, और आर दी एंड यही होता है। चलो, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हमने अभी तक क्या देखा था, ये मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिस, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज प्रॉमिस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न इज एग्रीमेंट। एवरीबडी, आपने लिखा था ना ये कल की क्लास में, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन प्लस इनफोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2H, एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिबल बाय लॉ। ठीक है, अब ये देखो सेक्शंस, ये हमने कल कर लिया था। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन, ऑल एग्रीमेंट्स, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप लोगों को इसको लिखना है तो ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को अभी नोट डाउन कर लो, ग्रुप तो सर बनाएंगे, अभी नोट डाउन कर लो इस स्टेटमेंट को। ठीक है, ये ट्रू है स्टेटमेंट, क्लियर, बट इस कैसे ट्रू है ये तुम्हें मुझे बताना इन द लैंग्वेज ऑफ लॉ। बुक रीड कर लेना यार, विद द हेल्प ऑफ बुक ले लेना, बट लिखना जरूर, देख के लिख देना बट लिखना जरूर। ठीक है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर, जो वो एक्सप्लेन करने के लिए पेपर में बहुत बार देता है 5 मार्क्स के अंदर। ठीक है, तो ये मुझे एक्सप्लेन करके चाहिए तुम्हारे से। जैसे मर्जी लिखो, टूटा फूटा लिखोगे ठोके, मुझे पता है तुम लोगों का अभी +2 के बाद का इतना लेवल नहीं है, धीरे धीरे जाके ही मेंटेन्ड होगा। ठीक है, बट लिखना जरूर, लिखोगे नहीं फिर कुछ ना होता। चलो, अरे ये तो नोट्स यहीं पे खत्म हो गए, अब दूसरे नोट्स कहाँ हैं सर के? सर है पीछे? नहीं है ना? चलो यार, पहले पढ़ते हैं नोट्स, तो तुम्हें लिखवाने का काम आएंगे ना, अभी याद तब तक आ जाएंगे सर, नहीं तो शेयर कर दूंगी मैं, समझाएं तो सही टॉपिक। चलो, चलो। इंस्टीट्यूट की बुक ही मैं रिकवर कर, ठीक है, रिकमेंड करूंगी। अच्छा, एक चीज याद रखना, जो भी किताब पढ़ो तसल्ली से पढ़ो, मेरी तरफ से तो कोई भी किताब पढ़ो, सारा लॉ सेम है मेरे लिए तो। ठीक है, तो जो भी किताब पढ़ो, इंस्टीट्यूट से पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं हर बच्चे को कहती हूँ, हर सब्जेक्ट तो नहीं, लॉ सब्जेक्ट की एटलीस्ट बुक इंस्टीट्यूट की ही पढ़ो, क्योंकि इसके बाहर से कुछ नहीं आता, तो हम क्यों इधर उधर की बुक्स रेफर करें ऑथर्स की, यार जब आना इसी किताब से तो इसी को ही पढ़ लेते हैं ना। ठीक है, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? फिर पता क्या होता है, जब बच्चे इधर उधर की बुक्स पढ़ लेते हैं, नोट्स पढ़ लेते हैं किसी और राइटर के, किसी और टीचर के लेके, फिर किताब में से क्वेश्चन आने के लिए इसको रगड़ रहे होते हैं, इसमें से क्या करना है, अंडरलाइन करा दो, फिर बात तो यही है, यही पढ़ लो यार। ठीक है, मैं अपने हैंड रिटन नोट्स तो तुम्हें दे ही रही हूँ, शॉर्टकट में जरूर दूंगी ताकि तुम लोगों को समझ आता रहे। ठीक है, चलो जी, अब हमने ये तो कर लिया ना। अच्छा, 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं, जितने एग्जाम्पल्स होते हैं बुक के अंदर वो हम सारे क्लास में करते हैं। अच्छा, एक चीज और बता देती हूँ, जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे हुए तुम्हारे सामने स्क्रीन पे शेयर हो रहे हैं ना, एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4, ये बहुत सारे होंगे चैप्टर्स के अंदर, क्लियर, इसी में से पेपर आता है, तो ये एग्जाम्पल्स भूल के भी छोड़ना मत, सारे एग्जाम्पल्स करने हैं। 90% तो मैं कोशिश करती हूँ मेरी क्लास में कवर हो जाते हैं, कोई एक आध का एग्जाम्पल जो सेम सेम से होता है वो मैं छोड़ देती हूँ, या तुम्हें बोलती हूँ करने के लिए और तुम लोग आलस दिखाते हो, करते नहीं हो। ठीक है, तो 90% मैं अपने सामने ही कराती हूँ सारा कुछ बुक का तो। ठीक है, फिर भी अगर कभी कभी रह जाता है तो उसको पढ़ा करो कि मैम से रह गया था, चलो हम ही पढ़ लेते हैं। क्लियर, फाइन, तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि जितने एग्जाम्पल्स बुक के अंदर आएंगे ना टॉपिक के नीचे, वो आपको पढ़ने हैं, उसी से पेपर आता है। मैक्सिमम केस लॉज इन्हीं एग्जाम्पल से उठ के बनते हैं, तो जब ये पढ़े होंगे तो केस लॉ अटेम्प्ट करने आसान हो जाएंगे। अच्छा चलो, अच्छा ये भी केस लॉ ही है। अच्छा, पहले मुझे एक बात बताओ, केस लॉ क्या होता है? कभी पता है केस लॉ क्या होता है? नहीं पता ना, नए हो, लॉ भी नहीं है, हर चीज नहीं है तुम लोगों के लिए। अब केस लॉ क्या होता है, ध्यान से समझो, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के अंदर, केस लॉ बोलते हैं ना, वो केस आया था, उसका केस ये हुआ था, मेरे फ्रेंड के साथ ये हुआ, उसका केस ये हुआ। ठीक है, सलमान खान का केस हुआ था हिरन वाला, तो उसको ये सजा मिली, हिट एंड रन के अंदर सलमान खान को ये सजा मिली। अमिताभ बच्चन के ऊपर, नहीं नहीं, संजय के दत्त के ऊपर केस चल रहा है, फिर शाहरुख खान के ऊपर चल रहा है, बहुत सारे केस चल रहे हैं ना, केस 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 होता रहता है, टेररिस्ट के ऊपर केस, वो केस क्या होते हैं?
सुनते तो तुम लोग हो टीवी के अंदर, इसके ऊपर केस, उसके ऊपर केस, इस मोहम्मद के ऊपर केस, इसके ऊपर केस, ठीक है। किंगफिशर माल्या के ऊपर केस हो गया था बेड उसके पैसे के चक्कर में। बहुत। माइक माइक बंद, माइक बंद, माइक बंद। ठीक है, अब ये केस क्या होता है ध्यान से सुनो। ठीक है, अब इंडिया के अंदर ना, ठीक है, तुम्हारी दोनों की आपस में फाइट हो गई। ठीक है, किसी एक टॉपिक को लेके क्लास के अंदर फाइट हो गई। चलो सपोज ये यहाँ पे आया, ठीक है, व्हाट इज योर नेम, मैं फिर भूल गई। हाँ शिवम, ठीक है। ये यहाँ पर आया, इसने अपना बैग रख दिया। क्लियर। यहाँ पर आया, इसने अपना बैग रख दिया। इसको नमन ने बोला, नहीं केशव, नमन आज आया? नहीं आया ना, केशव है ना आपका नाम, है ना। इसको केशव ने बोला मैं बैठूंगा यहाँ, ई लड़ पड़े आपस में। ये मैं बैठूंगा पहले बेंच पे, मैं बैठूंगा पहले बेंच पे। ठीक है, मैम आई है, सर आए, जो भी आए, तुमने उनको बोला कि नहीं सर मैं बैठूंगा, आपस में लड़ी जा रहे हो तुम, सर के सामने भी है, मैम के सामने भी, चलो मेरे सामने ही लड़ रहे हो। तो मैंने क्या बोला, यार डिसाइड देखो, जो सबसे पहले आया ना वो बैठेगा। अगर तो केशव पहले आया था तो वो बैठेगा यहाँ पर, उसने अपना बैग रखा, तुम दोनों ने इस चेयर के ऊपर बैग रखे, मैं पता कैसे लगेगा कौन पहले आया। तो बताओ, जो पहले आया था ना, आधा घंटा 10 मिनट पहले भी आया था, जिसने सबसे पहले इस चेयर पे बैग रखा था, ये चेयर उसकी है, वो यहाँ पर बैठेगा। डिसाइड कर दिया मैंने, तुम लोगों ने समझ लिया, अच्छा ठीक है। ठीक है, दूसरे दिन तुम्हारी क्लास में दो लड़कियां, मुस्कान और चारुल, वो लड़ने बैठ गई। ठीक है, वो तो बाली फूटने लग जाती है ना, गर्ल्स एक दूसरे से कैसे लड़ती हैं, है ना, तुम ऐसे लड़ती हो। क्लियर। चलो, वो आपस में लड़ने बैठ गई, मैम ये मेरी सीट है, मैम ये मेरी सीट है। ठीक है, अब मैंने कहा नहीं ऐसे थोड़ी हो सकता, किसकी सीट है। मैंने इसको पहले ही डिसाइड किया था, केशव और, हाँ शिवम, केशव और शिवम ने आपस में लड़ाई की थी, इनका केस पहले हो चुका है, तो रेफर करो उस केस को, तो जो उस केस का डिसीजन था वही तुम्हारे केस का डिसीजन होगा, क्योंकि सेम फैक्ट है। तो इंडिया में केस ऐसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, इंडिया में मर्डर के ऊपर क्राइम है, चोरी करते हो, कोई भी गलती करते हो, तो केस रेफर किए जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी लॉयर्स है पुराने केस उठाते हैं कि आज से पहले, जजेस भी यही करते हैं, आज से पहले अगर ये केस कभी हुआ है किसी आदमी के बीच में, किसी लेडी के बीच में, मतलब ये सिचुएशन इंडिया में पहले भी आई थी, चाहे वो 20 साल पुराना, चाहे वो 25 साल पुराना, चाहे वो 50 साल पुराना क्यों ना हो, तो तब क्या डिसीजन लिया गया था, तो जब वो डिसीजन लिया गया था वो इंडिया में लॉ बन जाता है। ठीक है, इंडिया में वो कानून बन जाता है। चलान कटता है रोड क्रॉस करते टाइम, अगर आप रेड लाइट क्रॉस कर दो, ये इंडिया में कैसे बने रूल्स, केसेस के ऊपर ही बने हुए हैं। तो इंडिया में जब भी केस लॉ का डिसीजन आता है, वो इंडिया के अंदर कानून बना दिया जाता है। पता है तुम लोगों को, कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाखों केसेस पेंडिंग है, 2.5 करोड़ केसेस पेंडिंग चल रहे हैं इस टाइम पे। अब इंडिया के अंदर इतनी मारा मारी है कोर्ट्स के अंदर जाने की, सारे केसेस वो बेचारे जजेस कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो ऐसे केसेस होते हैं ना, जो पहले सॉल्व हो चुके होते हैं, तो तुम लोग कोर्ट जाते भी नहीं, वकील तुम्हें पहले ही बोल देता है इस केस का डिसीजन 25 साल पहले आ चुका था, आपको भी यही डिसीजन मिलेगा, जाओ जो मर्जी कर लो, डिसीजन यही आएगा। तो लॉ उसको लिख देता है फिर बुक्स के अंदर। तो इसीलिए ये केस लॉस तुम्हारी बुक में डाले गए हैं। ठीक है, तो जब हम केस लॉस पढ़ेंगे, तो वो केस का जो डिसीजन होगा, आज तक उस सिचुएशन के ऊपर वही डिसीजन फॉलो किया जा रहा होगा। तुम्हारे बीच में भी अगर वो सिचुएशन अराइज होगी ना, अगर वो केस तुम्हारे पे भी लग रहा होगा ना, वही डिसीजन यू हैव टू फॉलो। तो ये इंपॉर्टेंस होती है केस लॉ की इंडिया के अंदर। केस लॉ इंडिया में कानून बन जाते हैं, लॉ बन जाते हैं, आपको मानना पड़ता है। ठीक है, उन जजेस की बातों को आपको रिकमेंड करना पड़ता है। कोर्ट आपकी सुनवाई भी नहीं करता, वो कहेगा तुमने वो केस नहीं पढ़ा था, हमारे पास टाइम पास करने क्यों आ जाते हैं, हम वेले दिखते हैं कि तुम्हारे पास ऑलरेडी, हमारे पास इतनी फाइलें लगी पड़ी है, जाओ और उस केस को फाइल कर लेना, जो भी उसका इसका डिसीजन है वही हमने देना है। हम उस जज की बात को काट नहीं सकते, ओवर रूल नहीं कर सकते, उन्होंने भी कुछ सोच के डिसाइड किया होगा ना। ठीक है, तो हम आपको वही डिसीजन सुनाएंगे, तो आप वहां जाओ, तो अब कोई जाता ही नहीं है, तो बुक्स में लिखा हुआ है। तो जो आज से 50 साल पहले या 25 साल, इस बुक के अंदर जितने भी केस लो सारे गोरों के, हिंदुस्तान का कोई केस नहीं है। ठीक है, वो सब फॉरेन के डाले हुए हैं, क्योंकि ये एक्ट कब बना था, 1872 में। क्या 1872 में इंडिया फ्री हुआ था? तब किसकी काउंसिल थी? ब्रिटिश काउंसिल थी ना। तो ये ब्रिटिशर्स के ही सारे केस तुमको यहाँ मिलेंगे, तो अजीब अजीब से नाम मिलेंगे, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, वो नाम की प्रोनाउंसिएशन एंड ऑल पे फोकस मत करना, जैसे बोल रहे हो बस, ठीक है, उस केस की स्टोरी लर्न करनी इज इम्पोर्टेंट। ठीक है।
चलो अब ये दो एग्जांपल्स पढ़ते हैं। ए ने एग्री किया बी से टू सेल कार फॉर 2 लाख रुपीज, ठीक है जी। हेयर ए इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू गिव कार टू बी एंड बी हैज अ राइट टू रिसीव द कार ऑन पेमेंट ऑफ 2 लाख, ऑल्सो बी इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे 2 लाख। ठीक है ना, एक ने मैंने बेचने का प्रॉमिस किया, मैंने तुम्हें बोला मेरी कार खरीदोगे, तुमने कहा खरीदूंगा, तुमने कहा 2 लाख रुपए दे दूंगा, मैं तुम्हें कार दूंगी, तुम मुझे 2 लाख दोगे, यही है ना, यही केस है ना लिखा हुआ, ठीक है फाइन। और कार दे दी और 2 लाख ले लिए, तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर। एग्जाम्पल 2, फादर प्रॉमिस हिज सन टू पे हिज पॉकेट अलाउंसेस। पापा ने प्रॉमिस किया हर महीने 500 रुपए दिया करूंगा तुमको, जाओ पेस्ट्री वेस्ट्री खा लिया करो, केक वेक खा लिया करो, ठीक है। गर्लफ्रेंड घुमानी है 500 रुपए में गर्लफ्रेंड भी घुमा लो, घूमती नहीं खैर वो तो, ठीक है। बट ही रिफ्यूजेस टू पे लेटर, फाइन। तो उसने पापा ने बाद में मना कर दिया, ठीक है। पापा ने बाद में मना कर दिया, नहीं बेटा अभी नहीं देता, मैं अगले महीने दे दूंगा। अब तुमने तो प्रॉमिस किया हुआ था 500 रुपए की हर बार मूवी दिखा के लाऊंगा मैं, 200 रुपए की टिकट आई थी हमारे शहर के अंदर तो, ठीक है। अब मुझे नहीं पता तुम्हारे शहर में क्या रेट है, इतने की है, मैं गई हूँ तुम्हारे यहाँ पे भी, ठीक है। द सन कैनॉट रिकवर द वीक डेज में, नॉट वीकेंड, ठीक है। द सन कैनॉट रिकवर द सेम इन द कोर्ट, ठीक है। सन क्या पापा के ऊपर केस करने के लिए जा सकता है? नो, दिस इज अ सोशल एग्रीमेंट। ये मैं एग्जांपल्स क्लास में देती हूँ, वही सारे मैं बुक वाले ही देती हूँ मैक्सिमम एग्जांपल्स, मैंने बुक पढ़ी हुई है बहुत बार, इसलिए मैं वो उठा के पहले दे देती हूँ, रिटर्न पे कहाँ लिखा हुआ वो मैं बाद में पढ़वाती हूँ, ठीक है। दिस इज नॉट क्रिएटेड विद एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, हेंस दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट था, यस मैम, पहला एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट था। क्या दूसरा एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट था? नहीं था। वो क्या था? वो सोशल एग्रीमेंट था। तो सोशल एग्रीमेंट्स के ऊपर केस हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलो ये दो एग्जाम्पल्स हम लोग के हो गए। अच्छा एक, अब ये पढ़ते हैं एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस, ठीक है। ये भी पेपर में काफी बार आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब तुम लोग रजिस्ट्रेशन करा लोगे ना सीए इंस्टीट्यूट में, यू नो दैट ना, आईसीएआई में इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन होता है, एक लास्ट डेट होती है, पता है ना, सीए करने बैठे हो, ठीक है। तो किताबें आएंगी तुम्हारे पास इंस्टीट्यूट से, ये किताबें वहीं से आएंगी सारी, इंस्टीट्यूट ही प्रोवाइड करेगा तुम लोगों को ये सारी की सारी बुक्स, ठीक है। तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस क्लियर, यहां से एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि हमने एग्रीमेंट भी कर लिया है, क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया, तो मैं यहाँ से इसको एक बार रीड कर रही हूँ, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आती हूँ जो मुझे आज की क्लास में समझाना है। एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एग्रीमेंट बनता है। यस, कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म, बोथ लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट, अभी बताया था तुम्हें एग्रीमेंट वाइडर टर्म है जिसमें सोशल एग्रीमेंट्स भी आते हैं, नॉन सोशल एग्रीमेंट्स भी आते हैं, कमर्शियल भी आते हैं, नॉन कमर्शियल भी आते हैं, इस तरीके से याद कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट इज अ नैरो सेंस, कॉन्ट्रैक्ट वही कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है जो लीगली वैलिड होता है, मतलब जिसपे केस हो सकता है। अब जिसपे केस ही नहीं हो सकता वो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता। लीगल ऑब्लिगेशन, एग्रीमेंट जो होते हैं उस पे समटाइम्स लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे साथ एक सोशल एग्रीमेंट किया था तुम्हें पैसे देने का, तुम्हें एप्पल आईफोन दिलवाने का, वो लीगल एग्रीमेंट थोड़ी है, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज ऑलवेज लीगल होगा, ठीक है। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। यहां से भी जो तुम्हें मैंने क्वेश्चन दिया ना लिखने को, इसको जोड़ पोड़ के इसका क्रक्स बना के भी तुम एक पैराग्राफ में लिख सकते हो, ठीक है। एक दो लाइनें अपनी भी डाल सकते हो, अपनी लैंग्वेज में भी इसमें डाल सकते हो, ओके। चलो क्लियर, डन। चलो अब बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। अब जरा सर को फोन करें, एक मिनट रुको भाई। समझते हैं, मैं ही लिखवाती हूँ तुमको, फिर मैं अपने नोट सर को बाद में आ जाते हैं तब तक सर। चलो नेक्स्ट टॉपिक है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सक्यूज मी मैम। बोलो। मैम जो एग्जांपल 1 था उसके हम्म, अंदर वो जैसे प्रूफ प्रूफ कोई प्रूफ टू नहीं है ना, सेल। प्रूफ बोल रहे हो ना, हाँ। है ना। कोई बात नहीं, वहां पे हम ये मान के चलेंगे कि इसमें प्रूफ है, ठीक है। नॉर्मल सा एग्जांपल था, दैट्स इट, और कुछ नहीं था। उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि पहला एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट का, पहला बाद वाला नहीं है। क्लियर, और कुछ नहीं, आगे आगे इसको और ज्यादा हम डिटेल में समझेंगे, इतना मत उलझो इसके अंदर अभी, ठीक है। अरे मेरी स्क्रीन शेयर हो गई तुम लोगों के साथ? हो गई ना। चलो नाउ मेन टॉपिक, essentials of a valid contract।
लिखना नहीं है, अभी नोट्स खुलवाऊंगी सर से, वहां से उतारना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स कौन कौन से होने चाहिए? टू पार्टीज, दो लोगों का होना जरूरी है। ये हम क्लास में लर्न कर लेंगे ये टॉपिक। दो लोगों का होना जरूरी है कि एक ही बंदा वैसे देख, तुम एक बात बताओ, एक बॉय एक गर्ल, अब यहाँ कोई गर्ल नहीं बैठी, ठीक है? एक बॉय है एक गर्ल है, कार्तिक आर्यन और सारा अली खान लेते हैं, ठीक है? कार्तिक आर्यन और सारा अली खान है, कार्तिक सारा को बोलता है विल यू मैरी मी, ठीक है? सारा बोलेगी ना यस, कि कार्तिक खुद को ही बोल देगा मैं अपने आप से शादी कर सकता हूँ? एक ही बंदा होना चाहिए कि दो? तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ऑलवेज मस्ट बी टू पर्सन। क्लियर? एक ऑफर देने वाला, एक ऑफर को एक्सेप्ट करने वाला। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखना, देयर मस्ट बी टू पार्टीज। क्लियर? देयर मस्ट बी टू पार्टीज। लिखवाऊंगी, डोंट राइट। अपने नोट्स ओपन करके दूंगी, वहां प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट के साथ लिखा होगा, ठीक है? तो देयर मस्ट बी टू पार्टीज, वन ऑफरर और एक एक्सेप्ट करने वाला। अपने आप को तो ऑफर नहीं दे सकते हो ना, मैंने तुम्हें ऑफर दिया मेरी गाड़ी खरीदोगे, मैं अपने आप को ऑफर दे सकती हूँ मेरी गाड़ी खरीद, मैं अपनी गाड़ी खुद खरीद लूंगी? ये कैसे हो सकता है? मैं अपनी गाड़ी तो नहीं खुद परचेज कर सकती ना, ठीक है? ऑफर, एक ऑफर होना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। यार देखो, अब एक कार्तिक आर्यन ही है, चलो इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। कार्तिक आर्यन सारा से शादी करना चाहता है, ठीक है? अब कार्तिक सारा से शादी करना चाहता है, अब ऑफर देगा नहीं तो क्या सारा को पता लग जाएगा वो उससे शादी करना? बोलेगा तो है ना, सारा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, विल यू मैरी मी, अपने मन में रखे बैठा है, रखे फिर हिंदी मूवीज मन में रखे बैठा है, बोल ही नहीं रहा। अब क्या सारा उसकी आंखों को देख के पढ़ लेगी क्या ये मुझसे शादी करना चाहता हूँ? चलो चलो हम तुम शादी करते हैं, मुझे तुम्हारी आंखें रीड करके पता लग रहा है यू मैरी मी, ठीक है? आप मुझसे शादी करना चाहते हो क्या? दिस इज पॉसिबल? यार जब तक ऑफर दोगे ही नहीं, सामने वालों को कैसे पता लगेगा? मैं तुम्हें कार देना चाहती हूँ अपनी, अब तुम मेरे फेस पे थोड़ी रीड कर लोगे कि मैम को अपनी कार बेचनी है? बोलते हो अंदर ही अंदर मैम की कार कितनी कबाड़ा होगी खचाड़ा होगी, बेच के नहीं देती मैम, ठीक है? लेकिन तुम्हें पता है, लेकिन मैंने अपने मुंह से तुम्हें कभी नहीं बोला कि मैं अपनी कार को तुम्हें बेचना चाहती हूँ, या मेरी कार कोई खरीदेगा तो मुझे बता देना, ठीक है? तो कभी भी नहीं, जब तक ऑफर एक्सप्लेन नहीं होता, ठीक है, ऑफर बताया नहीं जाता क्लियरली, वो ऑफर नहीं माना जाता। अपने ही मन में रखना, कम्युनिकेशन करना जरूरी है। तो एक ऑफर ऑफर तभी माना जाता है जब तुम उसको दोगे, बोलोगे, कम्युनिकेट करोगे। अपने ही अंदर रखी रखोगे, ऑफर ऑफर नहीं माना जाएगा। तो अभी तक हमने दो एसेंशियल्स पढ़े, एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए दो पार्टीज का होना जरूरी है, दूसरा एक ऑफर का भी होना मस्ट है। ऑफर शुड बी एब्सोल्यूट, क्लियर, ठीक है? ऑफर कैसा होना चाहिए? एब्सोल्यूट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, ठीक है? नाउ नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस भी जरूरी है कि नहीं जरूरी है? कार्तिक ने सारा को बोला विल यू मैरी मी, अब सारा कोई आंसर ही नहीं कर रही है, तुम उसकी हाँ मान लोगे क्या? वो हंस के चली गई, अरे हंस के चली गई, शादी करेगी शादी करेगी, ऐसा होता है? तुम्हारी लाइफ में तो होता होगा, मुझे नहीं पता, बट लॉ की लैंग्वेज में नहीं होता। सारा को अपने मुंह से बोलना पड़ेगा यस, अदरवाइज नहीं। तो एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होगी तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनता। तो तीन एसेंशियल्स हो गए, दो लोगों का होना जरूरी है, टू पार्टीज, ठीक है? तीसरा, सेकंड, ऑफर का होना बहुत जरूरी है। तीसरा, एक्सेप्टेंस का होना मस्ट है। क्लियर? नेक्स्ट, ये 10 है, 10 टोटल पॉइंट्स है, 10। क्लियर? फोर्थ, लॉफुल ऑब्जेक्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अपने फ्रेंड को बोला मैं तुम्हें ना 5 लाख रुपए दूंगा, लेकिन उस बंदे को मार के आई हो, ठीक है? उसका मर्डर कर दे और मर्डर करके मेरे पास आ जाए, जितने पैसे तू मुझे कहेगा ना मैं उतने पैसे दूंगा। मुझे एक बात बताओ, वो मर्डर करके आ गया और तुमको आके बोलता है भाई तेरे कहने पे मैं उस बंदे का मर्डर तो कराया हूँ, पैसे ला मेरे। कहता मैं तो नहीं देता। कौन से पैसे? कहते तूने तो बोला था पैसे दूंगा मैं तेरे को, 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए, हाँ मैं तो मर्डर करके भी आ गया, मैंने अपने हाथ गंदे कर लिए खून से एंड ऑल, जो भी फिल्म में डालो, पैसे लाओ। कहता मैं तो नहीं देता, जो तेरे से होता कर ले, ठीक है? तुमने बोला मैं तो नहीं देता, जो तुमसे होता कर लो, ठीक है? जो तुमसे होता वो तुम कर लो। अब क्या, मुझे एक बात बताओ, फाइन, तो मुझे एक बात बताओ, क्या वो केस कर सकता है कोर्ट में जाकर कि सर सर
कोर्ट सर, जज सर, मेरी बात सुनिए। मुझे ना केशव ने बोला था मर्डर करके आओ किसी एक पर्सन का, XYZ का, और वो ना मुझे 10 लाख रुपीस देगा, और मैंने वो कर भी दिया। क्लियर? और मैंने वो कर भी दिया है, लेकिन वो मुझे पैसे नहीं दे रहा, मेरे पैसे दिलवाओ। क्या कोर्ट क्या करेगी तुम्हारे हिसाब से? क्या करेगी कोर्ट? उसी को पकड़ के अंदर कर लेगी। तू चल पहले तो अंदर, हम तेरे दोस्त केशव को तो बाद में ढूंढेंगे। मर्डर हुआ है, कमाल की बात है ये तो। ठीक है, फाइन। तो ऑब्जेक्ट का लीगल होना कंपल्सरी है। ऑब्जेक्ट का लीगल होना कंपल्सरी है। ठीक है, 1 मिनट बचा लोग। ठीक है, तो लॉफुल ऑब्जेक्ट, क्लियर, फाइन। तो ऑब्जेक्ट का लीगल होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब तुम सोच लो, तुमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है AK-47 डिलीवर कर देना, ड्रग्स की सप्लाई कर देना, वो उसने कर दी, तुमने पैसे नहीं दिए, या उस, ठीक है, तो तुम क्या उसके ऊपर केस कर सकते हो? नो। तो एक कॉन्ट्रैक्ट शुड बी लीगल। अगर वो लीगल ऑब्जेक्ट के साथ आप, यू नो दैट ना, व्हाट इज लीगल ऑब्जेक्ट? इंडिया में कानून ने डिसाइड किया हुआ है इलीगल कौन कौन सा काम है। क्राइम, बहुत सारे ऐसे काम है, तुम्हें पता होगा ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, हमारे इंडिया के अंदर इलीगल है। क्लियर? ये सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इलीगल। ठीक है, तो आई होप सो ये 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। हम ना साथ साथ रिपीट करेंगे। पहला, देयर मस्ट बी 2 पार्टीज, ऑफर शुड बी मस्ट, एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट, एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए भाई, बिना एक्सेप्टेंस के थोड़ी काम होता है। मैंने तुम्हें ऑफर दिया, तुमने एक्सेप्ट ही नहीं किया है। मैंने तुम्हें ऑफर दिया है, तुमने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? क्लियर? तो एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए। एंड चौथा, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लीगल ऑब्जेक्ट का होना भी कंपल्सरी है। ठीक है, फिफ्थ इज लॉफुल कंसिडरेशन। नहीं, अभी नहीं करना है, बस आप ओपन करके रख दो। ठीक है, चलो जी। ठीक है, अच्छा, लॉफुल ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए, बट कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए। मैम, कंसिडरेशन कैसे लॉफुल हो सकता है? पैसा, गलत काम का तो पैसा भी गलत ही होता है ना, पता है ना। अब अगर किसी के मर्डर करोगे, पैसे लोग, तो लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों साथ साथ चलेंगे। जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट ही गलत है, तुम्हारा काम ही गलत कर रहे हो, तुम क्राइम कर रहे हो, इलीगल क्राइम कर रहे हो, बैंक को लूट रहे हो, AK-47 में डील कर रहे हो, ड्रग्स में डीलिंग कर रहे हो, किसी का मर्डर कर रहे हो, रॉबरी डाल रहे हो, तो उसका तो पैसा भी गलत है। ठीक है, तुम ना दो दोस्त है, ठीक है, कौन कौन से दोस्त लें दो? 1 मिनट रुको, बताती हूँ। ठीक है, इधर से लेते हैं हम। सक्षम और गुरजंत, ये तो दो दोस्त हैं। ठीक है, दीज आर 2 फ्रेंड्स। अब बन जाओगे, सीए कर रहे हो अभी तक नहीं भी हो तो। ठीक है, ये दोनों ना फ्रेंड्स हैं। इन दोनों ने मिलके ना क्या किया, बैंक लूटा। तीसरी इनके साथ मुस्कान भी ऐड थी। ठीक है, तो कहती है चलो मैं भी तुम्हारे साथ बैंक की रॉबरी करती हूँ। कर ली इन तीनों ने मिलके। मूवीज याद है वो बैंक की रॉबरी, अभिषेक बच्चन वाली, या फिर अजय देवगन, बड़ी सारी मूवीज आई है बैंक की रॉबरीज के ऊपर। ठीक है, तो बैंक की रॉबरी कर ली इन तीनों ने मिलके। दो बाहर खड़े थे, एक बंदा सक्षम अंदर गया, बैंक लूट वूट के चाकू चूकू की नोक पे पैसे इकट्ठे करके आ गया। और मैडम मुस्कान जी ऊपर प्लेन के अंदर उड़ रही थी। ठीक है, चलो चलो, उसको उसने नीचे वो फेंकी रस्सी, कहता है तुम मेरे साथ चलो। ठीक है, ये दोनों पैसे लेके उड़ गए। गुरजंत कहता है पैसे हो, काम हो गया? कहता वो हेडक्वार्टर्स पे बैठा था, कहता हाँ हाँ काम हो गया सर। सक्षम कहता काम हो गया। ठीक है, कहता हमारे पैसे इस टाइम पे मिलना, इस डेट पे मिलना, आपको आपके पैसे दे देंगे। ठीक है, अब वो क्या किया, मुस्कान और सक्षम ने आपस में ग्रुप बना लिया, हम तो नहीं देते गुरजंत को पैसे, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा। ठीक है, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा।
ठीक है, क्योंकि काम ही हमने तो गलत किया, जाने तो इसको कोर्ट में जाता है तो जाए। ठीक है, उन दोनों ने पैसे देने से मना कर दिया। क्या गुरजन सक्षम से पैसे रिकवर कर सकता है? मुस्कान से पैसे रिकवर कर सकता है? नहीं रिकवर कर सकता। तो जो वो कंसिडरेशन का अमाउंट है वो है ही लीगल नहीं, है इलीगल। ठीक है, तो कंसिडरेशन का अमाउंट ही क्या है? इलीगल है। तो जब इलीगल काम करोगे तो उसका जो पैसा है वो भी इलीगल ही होता है। तो कितने एसेंशियल्स किए हैं मैंने, तुम खुद बोलो, बोलो भाई। पहला एसेंशियल कौन सा था? देयर मस्ट बी टू पार्टीज। ठीक है, अदर इज देयर मस्ट बी ऑफर, एक ऑफर का होना जरूरी है। दूसरा, तीसरा एक्सेप्टेंस का होना भी कंपल्सरी है। चौथा लॉफुल ऑब्जेक्ट। पांचवा लॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ ही कर लेना, चाहे लॉफुल कंसिडरेशन। तो लीगल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, लीगल कंसिडरेशन भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया तुमको? ऑनलाइन वाले बच्चों अगर कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट, लीगल इंटेंशन। इसके अंदर ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक केस स्टडी हुई थी, अभी दिखाती हूँ। बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, बाल्फोर वर्सेस मिसेस बाल्फोर। अच्छा, मैं जितने केसेस के नाम क्लास के अंदर लिखवाऊंगी वो इंपॉर्टेंट है, वो उसके नाम भी तुमको याद रखने हैं। जिसके नाम नहीं लिखवाऊंगी मैं क्लास में, सिर्फ रीड कराऊंगी, उसका नाम याद नहीं रखना है। ठीक है, तो गिनती के एटलीस्ट 40 केस लॉज या 30 केस लॉज होंगे, जिसके ज्यादा ही बोल रही होंगी मैं शायद, 20-25 केस लॉज के नाम मैं तुम्हें याद करवाती हूँ। अच्छा, मेरी एक बात और ध्यान से सुनो, मेरी नोटबुक कैसे बनाओगे? अब तो आज मैंने टॉपिक करा दिया, एक यूनिट कंप्लीट होने को है आज। ठीक है, अब मेरी नोटबुक कैसे बनाओगे? तुम एक रजिस्टर लोगे, एवरीबडी कान खोल के सुनना, टू बी ऑल ईयर्स, फिर बार बार ये मत पूछना मैम हौच पौच हो गया। ठीक है, जब भी मैं नोटबुक मेरी बनाओगे, स्टार्टिंग के पेजेस पे तो तुम लिखोगे जो मैं लिखवा रही हूँ, कंसेप्ट। ठीक है, हम अपनी नोटबुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसी रजिस्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम। एक में तो जो मैं लिखवाऊंगी, जो ये हैंड रिटन नोट्स में तुम लोगों को देती हूँ, मतलब जो साथ साथ लिखवा रही हूँ मैं, छोटी छोटी सी एक्सप्लेनेशन, वो लिखोगे तुम स्टार्टिंग में। एक हमारे एग्जाम के अंदर ना डिफरेंसेस आते हैं। डिफरेंसेस जानते हो? एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का अभी हमने किया एक डिफरेंस। 15 मार्क्स डिफरेंस के आते हैं पेपर में, जो 100% आते हैं। तो 15 मार्क्स 60 में से तुम्हारे पक्के होते हैं। 45 मार्क्स के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि 15 तो डिफरेंस के हैं। और डिफरेंस आई होप्स हो कि तुम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो तुम लोगों को लिखने बहुत आसान है। वो बेसिस के साथ हमारी +2 वाली टीचर्स ने भी बहुत लिखवाए हैं हमें, अकाउंट्स में, बिजनेस स्टडीज में हमने लिखे हैं, इकोनॉमिक्स में लिखे हैं। तो वो डिफरेंस 10 से 15 मार्क्स के, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन पूरे लॉ में आते हैं, पूरे लॉ में। तो एक, आप कॉपी के कुछ पेजेस लास्ट में छोड़ोगे, वहां पे सिर्फ डिफरेंसेस नोट करोगे, सिर्फ डिफरेंस। पूरी बुक के डिफरेंसेस हम अलग निकाल लेंगे, पूरी बुक के, ताकि जब पेपर आए, 8 घंटे होते हैं। ठीक है, एक छुट्टी है, पूरा लॉ रिवाइज करना है सिर्फ। क्लियर? और इतना सारा सिलेबस होता है, तो जब डिफरेंस आए तो लास्ट मिनट पे हमने डिफरेंस अलग निकाल के रखे हुए हैं, तो वो डिफरेंस सारे के सारे हमने वहीं से रीड कर लिए। ये डिफरेंस आता है, एक भी डिफरेंस छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक भी डिफरेंस छूटा, वो पेपर में आ गया, मार्क्स गए 5। और फ्री के नंबर होते हैं यार डिफरेंसेस के। इसीलिए मैं पूरी किताब के डिफरेंसेस अलग जगह पे नोट करा देती हूँ। अगर तुम अलग कॉपी बनाना चाहो, बट अलग कॉपी के लिए ना तुम कॉपी ढूंढते रहोगे, वहां पे अननेसेसरी टाइम वेस्ट करते रहोगे। इसीलिए अपनी नोटबुक के पीछे कुछ पेजेस डिफरेंसेस को दे देना। ठीक है, और कुछ पेजेस केस लॉ को दोगे। हम पूरी बुक के केस लॉज भी अलग लिखेंगे। तो जितने केस लॉ मैं क्लास के अंदर कराती हूँ, जितने भी केस लॉ मैं क्लास के अंदर कराती हूँ, वो जो केस लॉ वाला हेडिंग डाला होगा ना आपने, वो खोलना, वहां पे नोट करना, ये इस टॉपिक का केस लॉ था। केस लॉस पढ़ के जाने, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 15 to 20 मार्क्स केस लॉ के पेपर के अंदर। 10 से 15 मार्क्स डिफरेंसेस के, 15 से 20 मार्क केस लॉ के, बाकी जो नंबर बचे वो डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपनी बुक या नोटबुक जो भी है उसको प्रिपेयर करते हैं। तो 3 पार्ट्स में आपको अपनी नोटबुक को डिवाइड करना है। मैंने आज एक डिफरेंस करवा दिया, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो अपनी बुक के एंड में, अगर बुक बना ली है, तो अपनी बुक के एंड में, नोटबुक के एंड में एक पेज डिफरेंसेस के, कुछ पेजेस, ऑलमोस्ट 10, 15 या 20 पेजेस छोड़ के हेडिंग बना लो डिफरेंसेस। ठीक है, तो एक डिफरेंस वहां लर्न भी हो जाएगा और लिख भी दोगे तुम। तो वो डिफरेंस हो गया। एक केस लॉ करवा रही हूँ, बाल्फोर वर्सेस मिसेस बाल्फोर का। ये केस लॉ किस सिचुएशन से रिलेटेड है? लाइक मान लो तुम वहां पे कैसे लिखोगे
केस का नाम लिखा, बाल्फोर वर्सेस मिसेस बाल्फोर, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। ये किस टॉपिक का केस लॉ है वो टॉपिक वहां लिख देना बस। टॉपिक पढ़ते ही तुमको मेरे एग्जांपल्स दिमाग में आ जाएंगे और तुमको याद हो जाएगा। तो ऐसे सारे केस लॉज भी हमको लर्न हो जाएंगे, पूरी बुक के अंदर जितने केस लॉज है और पूरी बुक के अंदर जितने डिफरेंसेस है वो भी हम लोगों को याद हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम स्ट्रैटेजी बना के पढ़ाई करते। बिना स्ट्रैटेजी के सीए पास नहीं होता, बस किताब दे दी पढ़ लो, ऐसे नहीं होता। स्मार्ट तरीके से चलोगे सीए तभी क्लियर होती है एक अटेम्प्ट में। किताबी कीड़ा नहीं बनना, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में अपनी बुक को डिवाइड कर लेना। डिफरेंसेस में जाके वहां डिफरेंस लिख देना एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का, और बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर का केस लॉ अपने केस लॉ वाले पेज पे जाके नोट कर लेना। हर क्लास में मैं ये रिपीट करती हूँ। थोड़ी थोड़ी क्लासेस में जब जब मुझे लगता है न्यू स्टूडेंट्स आ गए, 1-2 महीने में ये बातें बोलती रहती हूँ, फिर उसके बाद नहीं मैं बोलती। फिर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तुम अलग निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो। नोटबुक्स में चेक करती हूँ एट दी एंड, कुछ महीनों के बाद मैं तुम्हारी नोटबुक्स चेक करूंगी कि तुमने ऐसा किया था कि नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि तुम शरीफ तो हो नहीं हो, उतारोगे नहीं, कल उतार लेंगे, अगली बार उतार, वो अगली बार कभी नहीं आती। चलो, अब बाल्फोर वर्सेस मिसेस बाल्फोर का केस, अब ध्यान से सुनो। अब इस केस में क्या हुआ था, एक ही मिस्टर हस्बैंड और वाइफ है। मैंने ये केस समझा दिया तुम लोगों को, बट बता रही हूँ बस। हस्बैंड एंड वाइफ का केस है। ये लोग फॉरेन में ना अमेरिका गए छुट्टियां मनाने। इनका अमेरिका के अंदर एक हाउस भी था यूएसए के अंदर। ये लोग वहां पर गए हॉलीडेज के लिए। वहां पर मिसेस बाल्फोर की तबीयत हो गई खराब। ठीक है, डॉक्टर्स ने उनको पूरा बेड रेस्ट बता दिया, आप नहीं उठ के जा सकती हो, आपको ट्रैवल नहीं करना प्लेन से। क्लियर। तो बट मिस्टर बाल्फोर, उनका तो पूरा बिजनेस इंडिया में है, उनको तो जाना पड़ा। ठीक है, उनको तो जाना पड़ा। उन्होंने अपनी वाइफ से प्रॉमिस किया, मैं जा रहा हूँ, हर महीने मैं तुमको इतने यूरोज या इतने पाउंड, डॉलर्स चलते हैं ना यूएसए के अंदर, इतने डॉलर्स में तुमको हर महीने, $30,000 में तुम लोगों को तुमको देता रहूंगा। कुछ महीने तो उन्होंने अपना वादा निभाया, बट कुछ महीने बाद उन्होंने अपने प्रॉमिस नहीं निभाया। उन्होंने $30,000 क्या हुए, क्रेडिट करना छोड़ दिया, नहीं करते थे वो। तो मिसेस बाल्फोर ने बोला कि अब तो आप मुझे पैसे नहीं देते हो, ये है वो है, झगड़े हो गए। तो वो कहते हैं भाई मेरे पास अब टाइम नहीं है या मेरी इतनी इनकम नहीं है, जो भी कुछ भी उन्होंने कहा कि मैंने बोला ही तो था नॉर्मल, अब मेरे पास नहीं है इतने पैसे, मैं नहीं दे सकता। तो क्या मिसेस बाल्फोर केस कर सकती है? क्या मिस्टर बाल्फोर का मतलब इंटेंशन लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का था? नहीं। इनके बीच में नॉर्मल एक टॉक हुआ था, कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, रिटर्न में नहीं था। लेकिन अगर मिसेस बाल्फोर, सपोज इस केस में तो नहीं है, बट अगर मिसेस बाल्फोर रिटर्न में अपने हस्बैंड से ले लेती कि आप मुझे $30,000 हर महीने दोगे, तो मिसेस बाल्फोर के पास पूरा राइट था अपने हस्बैंड के ऊपर केस करने का, बट उसने रिटर्न में नहीं लिया। ठीक है, अगर रिटर्न में लेती तो, बट इस केस में रिटर्न में नहीं है, तो ये एक सोशल एग्रीमेंट है। ठीक है, बाल्फोर का केस एक सोशल एग्रीमेंट का है, इसमें लीगल इंटेंशन थी ही नहीं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने की लीगल ऑब्लिगेशंस इसमें नहीं थी। क्लियर? तो आई होप, अब कितने पॉइंट्स हो गए मेरे साथ रिपीट करो, मैं पानी पीती हूँ, तुम लोग बोलो, मेरा भी गला थकता है, बोलो भाई। तो तुम लोग रात को सोते नहीं हो, तुम सबको नींद आ रही, वो वहां बैठे भी सो रहे होंगे, उनको तो कैमरा बंद है ना? तुम लोग सोते नहीं हो। एक ये बच्चा है जिसको नींद नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है, एक उसको भी शायद नहीं आ रही, इन तीनों को तो आ रही है। मेरी क्लास में बैठ के, मेरे आगे बैठ के, कुछ शर्म जरम है कि नहीं है? पानी की बोतल लेके आओ, सर से ले लो, पानी पियो, पानी पियो। अगर नींद आती है, मुझे भी पढ़ाते पढ़ाते ना समटाइम्स नींद आती है, पर मैं भी फिर भी तुम्हें पढ़ा रही होती हूँ। सो नहीं जाती लेक्चर लेते लेते कि यहाँ पे हेड डाउन करके बच्चों लिख लेना, मैं सो जाती हूँ। ऐसा होता है? नहीं होता ना। तो फोकसली सुनोगे बेटा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो घर जाके कहोगे यार समझ नहीं आया, लॉ वाली मैम क्या पढ़ा गई थी, क्लियर नहीं हो रहे कॉन्सेप्ट, ये है वो है। वो मिस्टेक कहाँ होती है, तुम्हारे में होती है। तुम लोगों को तो नींद इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि तुम्हें कंसेप्ट क्या क्लियर होगा कि जो मैं समझा रही हूँ। नो डाउट अकाउंट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, इसीलिए मैं लॉ की क्लास छोटी रखती हूँ। दिस इज द मेन रीजन। तुम्हारे सर मुझे कहते हैं आप 2 घंटे की क्लास लिया करो, 2 घंटे, अरे आई तो 1 घंटे में सो जाते हैं। ठीक है, लॉ की क्लास में कभी भी 1.25 घंटा 1.5 घंटे से ऊपर नहीं देती हूँ, कभी भी नहीं देती हूँ। हर एक बच्चे से पूछ लेना, मेरे चाहे पुराने बैच से पूछ लेना, मैं कभी 2 घंटा नहीं लेती हूँ। मुझे पता है बच्चे से मैनेज नहीं होगा, वो 2 घंटा लॉ नहीं झेल सकता, अकाउंट झेल लेगा, इकोनॉमिक्स झेल लेगा, 2 घंटे लॉ में तो वो ऐसे हो जाएंगे उनको कि भगवान छोड़ो हमको। तो वो 1.5 घंटा ही बहुत है, मैं सिलेबस अपने हिसाब से चलाती हूँ फिर। तो इसीलिए अगर बीच बीच में अगर तुम लोगों को अनकंफर्टेबल लगता है, जाके वॉक करके आओ, पानी पी के आओ, बट कंसेप्ट को प्रॉपर सुनो। ये कंसेप्ट दोबारा रिपीट नहीं होते, पूरा चैप्टर का बेस होता है हर क्लास के अंदर। ठीक है, चलो, कितने पॉइंट्स कराए मैंने, तुम भी बोलो भाई। हाँ बोलो हाँ।
तुम्हारी आवाज में दम नहीं है, मैं बिना माइक के भी बोलती हूँ तो भी मेरी आवाज में दम है ना? मेरे को सर बोलते हैं तुम्हारी आवाज बहुत लाउडर आती है, उनको लग रही होगी ऑनलाइन वालों को मैम कितना जोर जोर के बोलती है। ठीक है, तो पहला, देयर मस्ट बी टू पार्टीज, वन शुड बी ऑफर। दूसरा, एक्सेप्टेंस का होना मस्ट है। तीसरा, कंसिडरेशन का लीगल होना मस्ट है। चौथा, ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, हमारा जो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। पांचवा, हम लोगों के बीच में आपस में लीगली इंटेंशन भी हो, नियत भी होनी चाहिए काम को करने की। हस्बैंड वाइफ के बीच में, दोस्तों के बीच में, फादर सन के बीच में कोई लीगल इंटेंशन थोड़ी है ना वो एक दूसरे के ऊपर केस कर सकते। दीज ऑल आर सोशल एग्रीमेंट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पहले इतना लिखोगे, लिखो। चलो पहले इतना लिख लो, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओगे। सर कहाँ गए? आइए, इसे ऊपर का पार्ट चाहिए, इस वाली सीट से ऊपर का है। नहीं, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक कहाँ है? आधा इसमें मिसिंग है। अच्छा रुको बेटा, लोग मैं देखती हूँ नीचे शायद हो। हाँ ये रहा। राइट राइट राइट। चलो यहाँ से लिखो, उतना तो मैंने समझा दो, समझाने वाला पार्ट था। राइट डाउन एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यूज कलरफुल पेन्स एंड हाइलाइटर्स, रंगीन सी कॉपी बनाना। हेडिंग बनाओ, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट पॉइंट लिखो, ऑफर टू पार्टीज। मैंने नहीं लिखा क्या? था, लिखा है, नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, राइट डाउन फास्ट। शेयर हो रही है स्क्रीन ऑनलाइन लाइव वाले बच्चों? हो रही है ना? हाँ हो रही है। ठीक है, चलो नोट डाउन करो। जो वर्ड समझ नहीं आए ना वो पूछ लेना, गलत मत लिखना, वही गलत एग्जाम में टेप आओगे। हर यूनिट करने के बाद हम पूरी बुक का जो यूनिट होता है मैं उसमें से तुमको टॉपिक रीड कराती हूँ ताकि तुमको लैंग्वेज का समझ में आ जाए। ठीक है, पहले यूनिट कंप्लीट होगा फिर बुक पढ़ेंगे। चले आगे, ओहो शिट। चलो उतारो। टू पार्टीज, देयर मस्ट बी टू पार्टीज, नो वन कैन एक्सेप्ट हिज ओन ऑफर। लिख लिया यहाँ तक? डन बेटा। ये हो गई शीट, नीचे कर दूं?
कर दो। डोंट टू वरी, अगर कुछ रह भी जाता है, सर ये नोट शेयर करते हैं ना तुम्हारे साथ, बैकअप में तुम्हारे साथ शेयर होंगे, तो ये सारे नोट्स तुम्हें घर पे भी मिलेंगे अवेलेबल। लेकिन मैं क्लास में नोट इसलिए करवाती हूँ क्योंकि मेरे सामने उतार लो तो ज्यादा बेटर है। घर जाके तो तुम भूल जाओगे। जो रह गया वहां से उतार लेना। चलो। ये लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट का ही एग्जाम्पल है। ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट है, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। कितने पॉइंट थे ऊपर? चौथा था, तीसरा था? ये फिफ्थ होगा ना, मैंने नंबर नहीं डाला यहाँ पे। तुम लोग भी लिखो बेटा। मुस्कान, चारुल, अगर कोई दिक्कत आती, सक्षम, गुरजन, तो मुझसे पूछ लेना कि मैम ये बहुत समझ नहीं आ रहा, प्लीज बता दो। 5 पॉइंट्स लिखो, फिर 5 मैं भी समझाती हूँ, फिर लिखते हैं। ये टॉपिक खत्म होगा तभी क्लास छोड़ूंगी मैं आज। सोशल एग्रीमेंट्स आर नेवर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की ना स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, मैंने लिखी, तुम ठीक कर लेना। ठीक कर देती हूँ। इरेजर नहीं काम आ रहा है यहाँ, चलो। नेवर कॉन्ट्रैक्ट्स की डेफिनेशन का ठीक कर लेना। If there is no intention to bound the person, no legal contract. Social agreements are never contract because there is no intention for legal obligation. हो गया? चलो। अब बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर का केस भी फटाफट से नोट डाउन कर लो। एग्रीमेंट के साथ अगर सोशल एग्रीमेंट जुड़ा है, सोशल वर्ड है मतलब सोसाइटी से रिलेटेड कोई काम है, तो सोशल एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट के साथ अगर हम इनफोर्सेबिलिटी को जोड़ देते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है। बाकी केस हम बुक से रीड भी करेंगे, अभी नहीं, जब यूनिट खत्म हो जाएगा तब। बुक का काम बाद में। ठीक है बच्चा लोग। चलो, नीचे पॉइंट समझते हैं। सिक्स्थ, पहले लिख लो। लिख लो। सर लिख ही रहे हो ना, 5 मिनट में सारे के सारे 10 के 10 ही पॉइंट लिख ही लो। लिख लो बच्चा लोग, तुम 10 के 10 ही पॉइंट लिख लो, फिर मैं 10 मिनट में समझा दूंगी। लिख ही लो, लिख तो रही हो। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। सिक्स्थ पॉइंट इज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज मस्ट बी competent टू कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज मस्ट बी competent टू कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ लिखो, समझ नहीं आएगा अभी, समझा दूंगी अभी। लिख लिया? नीचे आ जाओ। ये चार्ट सा बनाओ। माइनर के आगे क्रॉस, अनसाउंड माइंड के आगे क्रॉस, इंटॉक्सिकेंट्स के आगे क्रॉस, पर्सन टू डिसक्वालिफाइड बाय लॉ क्रॉस। ये सारा एक चार्ट बना लो। लिख लो, अभी समझाऊंगी क्या है ये। माइनर के बाद अनसाउंड माइंड है। अनसाउंड माइंड, इंटॉक्सिकेंट्स, पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। नीचे लिखा है मैंने, देयर मस्ट बी मेजर साउंड माइंड, पर्सन क्वालिफाइड बाय लॉ। हाथ भी स्पीड से चलाओ।
32 क्वेश्चन आएंगे सीए के पेपर में, लॉ में 30, 3 घंटे। तो स्पीड भी मेंटेन करो अपनी। 25 से 30 क्वेश्चन लॉ में अटेम्प्ट करने होते हैं, विद चॉइसेस होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, कुछ छूट भी होती है, कुछ ऑप्शंस होते हैं, चॉइसेस आते हैं। बट 25 क्वेश्चन तो एटलीस्ट अटेम्प्ट करने हैं, और 3 घंटे, तो हर क्वेश्चन को कितना टाइम दोगे खुद सोच लो। तो अपनी स्पीड भी मेंटेन किया करो। वो तो आदत है वैसे तुम लोगों को, बट छूटना नहीं चाहिए पेपर, मार्क्स खत्म होते हैं ना। नाउ नेक्स्ट इज फ्री कंसेंट। 7th पॉइंट इज फ्री कंसेंट। 8th is possibility of performance. Free consent. फ्री कंसेंट में लिखा है मैंने, एसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रेशर टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लिख, कहीं पूछ गलती होती तो पूछा करो, ठीक है, कि मैम समझ नहीं आया बता दो। डन लाइव। मैम 8th पॉइंट में पॉसिबिलिटी ऑफ के बाद क्या लिखा बेटा? पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस बेटा। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, देयर शुड बी चांस ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। 9th और 10th। 9th is certainty, 10th is all other formalities. Certainty, it means that the meaning terms of contract should be certain. All other formalities में है writing, sign, stamp. चलो साइन बेटा, स्टाम्प। चलो हो गया, डन, ओके। चलो जी, अब मैंने 5 पॉइंट से समझा दिए थे, 6 से मैं यहीं से समझा रही हूँ। कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हर बंदा कंपीटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। यू आर माइनर और मेजर, कितने साल के हो? मेजर हो गए, अच्छा 20 साल हो गए। आधे आधे बच्चे 18 के नहीं होंगे, आधे होने वाले होंगे, ऐसा कुछ है ना? सारे मेजर तो नहीं हो। तुम्हारे साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर करता है जो अंडर 18 है, मतलब कुछ 17 साल का या 16 साल का है तुम्हारी क्लास में, तो अगर मैं तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ ना, वो वैलिड ही नहीं होगा। तुमने मेरे साथ करोड़ों की भी डील कर दी ना, और तुम भाग गए, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, इसके ऊपर पूरा लॉ है, ठीक है। मैं माइनर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, करना मत, ठीक है, कभी माइनॉरिटी का फायदा उठाओ, बट कुछ नहीं हो सकता। तो हर पर्सन कंपीटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। एक माइनर पर्सन कभी भी कंपीटेंट नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। माइनर लिखा है यहाँ, एक माइनर पर्सन कंपीटेंट नहीं होता, क्रॉस लगाया मैंने इसीलिए लगाया था। अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड का मतलब
एक ऐसा पर्सन जिसका माइंड ही अपने पास नहीं है। गजनी मूवी देखी है आमिर खान की? एवरीबडी सुना होगा, देखी होगी, इतने पुराने तो नहीं हो तुम, ठीक है भाई, नए नए भी नहीं हो कि कार्तिक आर्यन की मूवी देखी है और आमिर खान की मूवी देखी ही नहीं है, ठीक है, देखी है ना? तो गजनी मूवी में जो हाल आमिर खान का था, बर्फी देखी है प्रियंका चोपड़ा की? वो अनसाउंड माइंड के पर्सन हैं, उनके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, वो सारे अनसाउंड माइंड के पर्सन है, इसीलिए मैंने क्रॉस लगाया नीचे, ठीक है। इंटॉक्सिकेंट, जो लोगों ने नशा किया होता है, ड्रग्स, आप किसी भी ऐसे पर्सन से बात करो ना जिन्होंने ड्रिंक की हुई है या ड्रग्स लिए हुए हैं, उनका स्टेट ऑफ माइंड है उनके पास नहीं है, ठीक है, तो उनके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बट मैम वो सारा दिन थोड़ी ड्रग्स लेते हैं, जब वो ड्रग्स के नशे से बाहर आ जाएंगे फिर, हाँ, तब अगर आप उनके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो वो वैलिड होगा। लेकिन जब वो उस स्टेट ऑफ माइंड में होंगे कि उन्होंने ड्रग्स लिया होगा और आप उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, वो वैलिड है, क्रॉस है। नेक्स्ट इज पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ मतलब आपको जेल की सजा मिली हुई है, आप दिवालिया हो गए हो, आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हो, वो सारी कंट्रीज जिनके साथ इंडिया के कनेक्शंस अच्छे नहीं है, ये वॉर चल रही है, कुछ भी टेररिस्ट के साथ डील कर रहे हो, वो सारे पर्सन डिस्क्वालिफाइड है लॉ के। तो जो लॉ ने ही अलाउड नहीं कर रखा तो आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे? ठीक है, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर ये 10 पॉइंट है, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर्स इन्हीं 10 पॉइंट के ऊपर है, बस अब आगे ये 10 पॉइंट बेस था। मैंने जितने भी पॉइंट इसमें लिखवाए हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस, ऑब्जेक्ट, कंसिडरेशन, कम्युनिकेशन, ये कौन सा पॉइंट लिखवाया? पर्सन कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट लिखवाया है, सारे यूनिट के नाम ही यही है आगे। तो इन यूनिट को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो ये मत समझो कि ये पॉइंट क्या है, छोटा सा ही था, आगे इनको डिटेल में डेप्थ में भी पढ़ेंगे। सिर्फ यहाँ जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना ही मैं ये पॉइंट समझा रही हूँ, जब ये चैप्टर्स आएंगे तो इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ कौन कौन से होते हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है, ठीक है। फाइन, माइनर के क्या रूल्स है, अनसाउंड माइंड के क्या रूल्स है, ये सारे रूल्स हम उन चैप्टर्स में पढ़ेंगे, यहाँ रूल्स नहीं मैं बढ़ा सकती, वही पढ़ेंगे उस क्लास के अंदर ही, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट। तो देयर मस्ट बी, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, एंड पर्सन क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए, पर्सन एक कंपीटेंट होना चाहिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक योग्य पर्सन का होना बहुत जरूरी है। वो योग्य पर्सन 18 साल से ऊपर का होगा, साउंड माइंड का होगा, ठीक है, और क्वालिफाइड बाय लॉ मतलब एक नॉर्मल इंसान होगा जिसके ऊपर लॉ की तरफ से कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई होनी चाहिए, तभी वो इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्री कंसेंट। मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं ना मुस्कान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ, मैंने मुस्कान के गन पॉइंट, मैंने यहाँ पे गन रखी, मैंने मुस्कान को बोला मुस्कान साइन कर दो अदरवाइज मैं गोली चला दूंगी। अब वो बेचारी डर गई, डर जाएगी मुस्कान, डर ही जाएगी ना, ठीक है, ये डर गई, क्लियर। इसे डर के मारे साइन, अरे मैम छोड़ो, साइन करवा लो, पेपर ले जाओ, जो लेना ले जाओ, मेरी जान बख्श दो, ठीक है, ये ऐसे बोलेगी मेरे को, क्लियर। तो क्या तुम्हारी मर्जी है उसके अंदर? मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करा रही हूँ, तुम्हें डरा रही हूँ, मैं तुम्हें डरा रही हूँ, धमका रही हूँ, ठीक है, मेरे साथ ठीक है, कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो मैं जान से मार दूंगी, या मैं बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं कि मैं तुम्हारे को जॉब से निकाल दूंगी, लोग जॉब की धमकी देते हैं, ठीक है, फाइन, ऐसे कर देंगे हम, वैसे कर देंगे, कि तुम डर रहे हो, चाहे तुम्हारे ऊपर मेंटली प्रेशर बना के तुम्हें डराया जा रहा है या तुम्हारे ऊपर फिजिकली प्रेशर बना के तुम्हें डराया जा रहा है, किसी भी तरीके से डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। कि गन पॉइंट पे तुम किसी से साइन करा रहे हो, साइन कर दो अदरवाइज आई विल किल यू, तुम डर गए, तो क्या तुम्हारी मर्जी थी? नहीं। कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड तभी होगा जिसमें तुम्हारी फ्री कंसेंट होगी, तुम्हारी मर्जी खुद की होनी चाहिए, जबरदस्ती वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है, जबरदस्ती वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। दोनों पार्टीज की एसेंट क्या होनी चाहिए? किसी भी प्रेशर में आके नहीं ली होनी चाहिए, यही लिखा है तुमने वहां पे, ठीक है। दोनों पार्टीज की जो मर्जी है वो किसी भी टाइप का प्रेशर नहीं होना चाहिए, ना तो फिजिकल प्रेशर होना चाहिए मारने मुरने का, ना ही मेंटली। मेंटली क्या होता है, तुम मेरे से अगर मेरे से कई बार ऐसा क्या होता है, क्लास टीचर, सपोज, डोंट टेक इट अदरवाइज यार प्लीज, ठीक है, अगर किसी की मॉम या कोई टीचर है तो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, ठीक है, मान लो सपोज मैं ही टीचर हूँ यार, चलो ठीक है, अगर मैं टीचर हूँ एक स्कूल के अंदर, मैंने बोला मेरे से ट्यूशन नहीं लोगे ना, मैं प्रैक्टिकल में नंबर नहीं दूंगी,
ठीक है, मेरे से ट्यूशन नहीं लोगे ना तो मैं प्रैक्टिकल में मार्क्स नहीं दूंगी। तुम डर गए, अरे ले लो यार मैडम से ही ले लो, 50 नंबर का वाइवा आता है, हर सब्जेक्ट का वाइवा मैडम नहीं देना, 200 नंबर तो मैडम देगी। अगर मैडम से ट्यूशन ले लेंगे तो मैडम 200 नंबर तो दे ही देगी। तो वो क्या किया मैंने तुम्हारे, तुम लेना नहीं चाहते, तुम्हें पढ़ाना पसंद नहीं आता मेरा, तुम लेना नहीं चाहते, तुम आना नहीं चाहते हो, लेकिन जबरदस्ती मैंने तुम्हारे ऊपर क्या किया है, एक मेंटल प्रेशर डाल दिया कि तुम अगर मेरे से नहीं ट्यूशन लोगे, मेरे से नहीं पढ़ोगे, तो मैं तुम्हारे वाइवा के 200 मार्क्स कट कर दूंगी। तुम डर गए, यार वाइवा के 200 मार्क्स इस मैडम के हाथ में है, छोड़ यार इसी से ही पढ़ लेते हैं, आगे जाके देखेंगे, अभी तो पढ़ो। तो ये हो गया ना, तो तुम क्या हो गया, क्या तुम्हारी मर्जी थी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की, मेरे साथ पढ़ाई करने की? नहीं थी ना, तुम किसी प्रेशर में आके मेरे साथ पढ़ रहे थे। तो दिस इज द फ्री कंसेंट। आई होप अब क्लियर हो गया होगा सब लोगों का फ्री कंसेंट, अगर कोई डाउट भी होगा। पॉसिबिलिटी, देयर शुड बी चांस ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मतलब पॉसिबल भी तो होना चाहिए। ठीक है, मैंने बोला मुझे मुझे ना पानी के ऊपर ना चलना है या मुझे हवा में उड़ना है, मैं ना तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगी, प्लीज मुझे सुपरमैन शक्तिमान की तरह उड़ना सिखा दो, गोल 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 गोल। अरे कैसे उड़ता है वो तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक होता है। या मुझे एवेंजर्स की तरह उड़ना है, ठीक है, मुझे फ्रोजन डॉल्स आती है, बड़े सारे सुपर हीरोज आते हैं, अगर कैप्टन अमेरिका एंड ऑल देखा है सबको पता होगा। मेरे को उसकी तरह फ्लाई करना है, मेरे को उसकी तरह पावर्स चाहिए, मुझे वो सिखाओ, जितने पैसे कहोगे मैं तुम्हें दूंगा। वो पैसे लेके भाग गया, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था? क्या वो पॉसिबल है? ठीक है, मान लो कार्तिक आर्यन ने सारा अली खान को बोला मुझसे शादी करोगी, वो कहता है कैसे, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, शादी कर लो। क्या दिस इज पॉसिबल? चांद तारे तोड़ के लाना? दिल्ली में बर्फ पड़ेगी तो मैं तुमसे शादी करूंगा, क्या दिल्ली में बर्फ पड़ सकती है? कभी भी नहीं पड़ सकती। ठीक है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, अरे जो भगवान की तरफ से जो पॉसिबल ही नहीं है करना, अब वो कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं होता। इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, तब मैं और बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगी, एक वीडियोस भी सुनाऊंगी तुम्हें क्लास के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज सर्टेनिटी। सर्टेन होना बहुत जरूरी है। अब ये कैसे होता है सर्टेन? मैंने बोला, मैंने ना चारुल को बोला, चारुल मेरी कार परचेज करेगी? हाँ हाँ मैम। मैं कहती मैम कितने में दोगे? मैंने कहा दे दियो चारुल, जितने पैसे बनते हो तेरे को दे दियो, मेरे को गाड़ी के, तू तो अपनी स्टूडेंट है, दे दियो जो देना है। ऐसा होता है ना बहुत बारी, तू तो अपना दोस्त है, दे दियो जो देना है। चारुल मेरे पास नेक्स्ट डे आई और मेरे हाथ में उसने 2,000 पकड़ा दिए, लो मैडम 2,000। मैं कहूंगी तेरे दिमाग खराब है, मेरी 20 लाख की गाड़ी के 2,000? ठीक है, कहती मैडम आपने ही तो कहा था दे दियो जो देना है, मैं दे रही हूँ 2,000, मेरे पास इतने ही पैसे थे, मैं इतने ही दे रही हूँ आपको। अब आपने पहले नहीं डिसाइड किया था कि आप मुझे अपनी गाड़ी 5 लाख में दोगे, 7 लाख में दोगे, कितने में दोगे? आपने तो सर्टेन किया ही नहीं था, अनसर्टेनिटी थी, तो लो 2,000 रुपए। कि ऐसे कुछ बेवकूफ प्राणी भी होते हैं जिनको शर्म नहीं होती, जो 100 रुपए भी पकड़ा देंगे, लो मैडम 100 रुपया आपकी कार की, अब कार तो हमारी होगी। तो सर्टेनिटी होना मस्ट है। अगर सर्टेनिटी नहीं होगी, चारों ऐसा मत करना, खैर 2,000 चिपका दिया मेरे को, ठीक है, तो सर्टेनिटी होना मस्ट है एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अगर सर्टेनिटी नहीं है तो वो वैलिड नहीं होगा। तो फिर यही होगा, दे देना जो देना, तो सामने वाला तो बेशरम होगा, 50 रुपए दे देगा या 100 रुपए दे देगा, तुम क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे अपने 10 लाख की चीज को 100 रुपए में बेच दोगे? नहीं बेचोगे ना। तो देयर मस्ट बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना। नेक्स्ट है ऑल पॉसिबल फॉर्मेलिटीज, राइटिंग में होना चाहिए, स्टाम्प पेपर के ऊपर होना चाहिए, साइन होने चाहिए। देखो जब राइटिंग में कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑरल में भी होता है, लॉ वैलिड बनाता है ऑरल कॉन्ट्रैक्ट को, बट कानून के अंदर ऑरल की क्या वैल्यू है? इन्होंने बुक्स के अंदर तो लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट अगर ऑरल में भी है ना तो वैलिड है, लेकिन वैलिड होगा? तुम ये सोचो, मेरा तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑरली में हुआ, साबित कैसे करोगे मेरा तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? तुम हमारे पास फीस देते हो, पर्ची लेते हो, सरसरी सीध लोगे? कल को मैं कहूं तुमने तो पैसे नहीं दिए, तुमने कहा मैडम हमें 15,000 दिए थे, तुम भी तो मुकर सकते हो या मैं मुकर सकती हूँ, कोई भी मुकर सकता है, ठीक है, तो तुम रसीद लेके जाते हो ना कि मैडम को हमने 15,000 फीस दे दी है, बाकी की मैडम हम अगले इंस्टॉलमेंट में दे देंगे। ठीक है, ऐसा है ना, वो रसीद तुम्हारा प्रूफ है कि हम मैडम के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, हम मैडम को इतनी पैसे देंगे, इतनी फीस देंगे, मैडम हमको 6 महीने सीए फाउंडेशन की कोर्स कराएगी। तो वो रिटर्न में तो है ना। अगर रिटर्न में नहीं होगा, ऑरली कुछ होगा, तुम मुझे पैसे पकड़ा के चले गए, मैं कहूंगी कौन हो तुम, मेरे पास तो कभी आए नहीं। तुम कहोगे मैडम हमने पैसे दिए थे याद करो, मैं कहूंगी मुझे याद कुछ नहीं आ रहा। तो वो क्या होगा फिर? ठीक है, वो क्या वॉलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्लियर? तो हमने अभी 10 पॉइंट्स किए हैं। शैल आई रिपीट? चलो अब मैं रिपीट करती हूँ, 10 कोई पॉइंट अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लो। 3 बार रिवाइज करेंगे, तीनों बार सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। सबसे पहले रिवाइज करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, 5 मिनट और झेल लो मुझे, फिर मैं क्लास छोड़ रही हूँ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन H। क्लियर? उसके बाद हमने एसेंशियल्स किए, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो हमने उसके 10 पॉइंट्स किए। पहला,
हाँ, ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, देयर मस्ट बी टू पार्टीज होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, प्री कंसेंट होनी चाहिए, और लीगल इंटेंशन टू क्रिएट अ पब्लिक ऑब्लिगेशन होना चाहिए, और सर्टेनिटी होना चाहिए, ऑल पॉसिबिलिटी होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म होने की, एंड ऑल अदर लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, एंड कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट जो तुम भूल गए हो होने चाहिए। अब वो 10 पॉइंट खुद से फिर से रिपीट करो एक बारी। टू पार्टीज, ऑफर, एक्सेप्टेंस, लीगल ऑब्जेक्ट, लीगल कंसिडरेशन, लीगल इंटेंशन, फ्री कंसेंट, competent to contract, certainty, possibility of performance and all other formalities। ठीक है, ये 10 के 10 पॉइंट अपने दिमाग में छाप लो ताकि ये लर्न हो जाए तुमको। आई होप सो आधे तो याद हो गए होंगे, आधे जब घर जाके पढ़ोगे 10 मिनट लगा के तो भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने आज किया, ये फर्स्ट यूनिट का ही टॉपिक था। आई होप सो फर्स्ट यूनिट तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया और डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और बुक को रीड करेंगे। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास में बस इतना ही। चलो जी, क्लियर लाइव। अगर तुमको कोई प्रॉब्लम हो देन आस्क मी। ठीक है, सर ग्रुप बना देंगे, वैसे तो ग्रुप में ही पूछ सकते हो। ठीक है, चलो।